हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन, हम सभी न्यूटन के नाम से अवगत हैं। बहुत महान वैज्ञानिक हुए थे। इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। 1642 में इनका जन्म हुआ और 1727 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। तो गति के अध्ययन के आधार पर इन्होंने 3 नियम 1679 ईस्वी में दिया था। 3 नियम। तो पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था है अथवा गति की अवस्था में है तो तब तक वो विराम की अवस्था अथवा गति की एक समान अवस्था में अपने को बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करके उसको अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर दें। तो गैलीलियो के समान में इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व क्या, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जड़त्व अर्थात जिसको हम की अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं वो क्या होता है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन पोजिशन और रेसिस्ट चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आप देखेंगे कि जनरली जो बुक है उसमें 2 तरह की इनर्शिया का चर्चा किया गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व का अंग्रेजी होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन कोई कोई बुक में आप देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो न्यूटन का गति नियम है इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट कहता है कि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी, या विराम की अवस्था में है तो विराम के ही अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि बाहरी असंतुलित बल कार्य करके उसको अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर दे। तो बाह्य बल की अवस्था है, F 0 होगा तो उसका जो है एक्सीलरेशन 0 होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल के दिशा में होती है। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और वो u वेग से चल रही है और t समय तक जो है उस पर एक फोर्स लगता है F, तो उससे उसका वेग जो है u से v हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितना हो गया u, फाइनल वेलोसिटी हो गया v। तो इस तरह से प्रारंभिक जो हमारा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम को हम p1 से अगर डिनोट करें तो हो जाएगा mu, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर। जब when we heard the mass is multiplied by the velocity we get the momentum, so mp बराबर mv। तो p कौन चीज़ को डिनोट करता है? तो मोमेंटम को, यानी कि संवेग को। तो पहले वस्तु का मोमेंटम था mu और t समय तक जब f फोर्स लगा तो उसका मोमेंटम हो गया mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? p2 माइनस p1। और अगर संवेग परिवर्तन की दर की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हो गया p2 माइनस p1 अपॉन t। तो कह रहा है कि f इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, तो f इज प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 अपॉन t। और बराबर क्या होगा? जब हम एक कांस्टेंट से गुना कर देंगे, यानी कि f इज इक्वल टू k p2 माइनस p1 अपॉन t। और यहाँ वैल्यू रख दीजिए, p2 का वैल्यू है mv और p1 का वैल्यू है mu। तो इस तरह से हो गया mv माइनस mu बटे t। अब m दोनों में है तो m को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा f इज इक्वल टू k m v1 माइनस v माइनस u बटे t। तो v माइनस u बटे t क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा f बराबर k m a। तो इस तरह से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हमको फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो हम इस चीज़ को भी समझें। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं इम्पल्स पर। इम्पल्स क्या होता है, जैसे हम देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी को कि वो बॉल पर कितना कम समय में उस पर स्ट्राइक करता है बॉल को। तो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसी तरह से अगर हम बल का मान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको समय का मान घटाना होगा, और अगर हम समय को बढ़ाते हैं तो हमारा बल का मान घट जाएगा। अब बालू में जो लोग धंसता है तो समय बढ़ जाता है तो फोर्स घट जाता है। या क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे क्यों करता है, हाथ को पीछे करके वो फोर्स के मान को घटा देता है और चोटिल होने से बच जाता है। तो इस तरह से हम इम्पल्स को भी समझ सकते हैं। और अगर हम मैथमेटिकली अगर इसको करें, सबसे पहले इसका क्या डिफिनेशन है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। तो क्या हो गया कि द फोर्स ऑन ए बॉडी, याद रखिए, द फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इम्पल्स को अगर हम जे से डिनोट करें तो ये हो जाएगा जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, और फिर मतलब ये जे बराबर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा पी क्या है, तो हमारा मोमेंटम है। तो इस तरह से जो इम्पल्स मोमेंटम के बराबर हो जाएगा।